देवतुल्य आइयो माँ शक्ति। आज साध्य चंद्रन का हमारा क्रमांक है 1086, दिन रविवार, तारीख 8 दिसंबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर पंकज अग्रवाल साहब हैं, जो डीएम एंडोक्रोफी कंसल्टेंट। और आप हमारी गाजियाबाद में सीनियर, मतलब एक प्रकार से डायबिटीज के एक्सपर्ट माने जाते हैं। और इससे पूर्व भी आपने 3-4 के हमारी जूम पर लिए हैं। अब आज का जो सेशन आपने रखा है वो कोई स्पीकर की तरह से नहीं रखा था इन्होंने। इन्होंने कहा था मैं आज सिर्फ 1 घंटा दूंगा आपको, और ओनली क्वेश्चन आंसर, बस आपके सवाल और मेरे जवाब। तो सबसे पहले मैं ही सवाल पूछ लेता हूँ डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आज के टाइम में हम लोग में एक मिथ है कि मुझे डायबिटीज है काफी लंबे समय से, और डॉक्टर साहब के पास जब मैं जाऊंगा तो डॉक्टर साहब कहीं इंसुलिन शुरू ना कर दें। और इंसुलिन से वो दवाई खाना तो उसे अच्छा लगता है, पर इंसुलिन लगाने से या कहीं करने से वो बचता है। जबकि अगर देखा जाए तो इंसुलिन एक प्रकार से आज के समय में एक अभिशाप नहीं, वरदान है ज्यादा। क्योंकि जो टाइप 1 वाले जो पेशेंट होते हैं उनके लिए इंसुलिन अगर नहीं होती तो उनके क्या हाल होता। टाइप 2 का फ्री मेडिसिन से काम चल जाता। तो इस विषय पे क्या ये मिथ सही है? मतलब वो जो क्यों घबराते हैं सर? यहाँ पे मैं पहले ये पूछ लूं आपसे कि हम्म। यदि आप ये प्रश्न पूछ रहे हो अपनी ओर से, तो आप क्या आपके मन में भाव होंगे, इंसुलिन हम क्यों ना लगाएं? वो बैरियर क्या है वो हम आपसे जान लें, तब हम उसके उत्तर पे आते एक्चुअली क्या है कि हमेशा जिसे ये लगता है कि मेरा जो व्यक्तिगत मानना ये है कि कहीं ना कहीं जो लास्ट रेमेडी को आदमी क्या फर्स्ट रेमेडी मानता है, वो कहता है कि जब मेरा चीज बिगड़ जाएगी या जब मैं होगा या उस टाइप से होगा तब मैं इस पे जाऊंगा। मतलब मैं साइकोलॉजिकल, मेरा पॉइंट साइकोलॉजिकल है कि कहीं वो स्त्री को मैंने शुरू कर दिया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसमें इसी में एक क्वेश्चन और है, क्या ये भी संभव है कि मैं इंसुलिन स्टार्ट करके उसको बंद भी कर सकता हूँ क्या मैं? मतलब ये भी एक उसका जवाब आता है मतलब। हैं। चलिए, अब शुरू करते हैं इसको। हम्म। हमारी निगाह कमजोर है, तो हम क्या करते हैं? जितनी पावर आंख के लेंस की कम है, उतनी पावर का एक लेंस आगे से हम टांग देते हैं। और हम आंख का लेंस देख के हम आंख को ठीक नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक तात्कालिक जुगाड़ कर रहे हैं साफ देखने का। इसी प्रकार से डायबिटीज है क्या? डायबिटीज में जो इंसुलिन है उसके दो रूप हैं। या तो इंसुलिन बन नहीं रही, जो आपने नाम लिया टाइप 1 डायबिटीज का। तो जब इंसुलिन बन ही नहीं रही तो बाहर से देना, वो यही एक मात्र साधन है, दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। अब दूसरी परिस्थिति हुई हमारे और आपके जैसे लोगों में, जिनमें टाइप 2 डायबिटीज होती है, थोड़ा बड़ी उम्र के लोगों में जो होती है, और जिसमें इंसुलिन बनती है लेकिन कार्य नहीं करती। अब सारी जो डायबिटीज की कथा है वो इंसुलिन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। तो हमें सारा जो इसका कंसंट्रेशन है वो भी इंसुलिन पे ही होगा। तो यदि इंसुलिन बन रही है लेकिन काम नहीं करती, तो बाहर से इंसुलिन दे दिया जाए तो इसमें खराबी क्या है? तो पहली बात, हमें इसमें इंसुलिन के मद्देनजर ही सारा काम करना है। इंसुलिन अगर दी जाए तो वह कोई बाहरी चीज नहीं है, वह शरीर की एक जो नॉर्मल सिक्रीशन होना चाहिए वही है, हम बाहर से दे रहे हैं। तो यदि कहे कि साहब हम नेचुरल ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो नेचुरल ट्रीटमेंट तो इंसुलिन ही है। और बाकी दवाएं जो है, क्योंकि दवा इंसुलिन ही नेचुरल बॉडी में बन रही है, दवाएं बॉडी में नहीं बन रही, तो यदि हम दवा से ठीक होना चाहते हैं तो वह नेचुरल नहीं है, हम्म। अननेचुरल है। तो इंसुलिन से कभी ना घबराएं। हाँ, अब इंसुलिन से अगर हम इसलिए घबरा रहे हैं कि इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, बवाल है। चलिए, अब बात समझ में आती है। हम चाहते हैं कि थोड़ा सरल उपाय दे दो भाई, गोली से काम चला ले, इंसुलिन का बवाल ना काटे। तो यहाँ पे एक बात मानने योग्य है कि हम इंसुलिन का बवाल ना मान के हम आपको गोलियां दें, लेकिन इंसुलिन को अपने दिमाग में जो आपने कहा अभिशाप मानना या उसको विलन मानना, ये नहीं रखना। इंसुलिन को हमें एक मित्र समझना है। जब आवश्यकता होगी तब हम काम चलाने के लिए इसको आरंभ कर लेंगे। अब जो बात हुई टाइप 2 डायबिटीज में, कि टाइप 2 डायबिटीज में होती इंसुलिन की काम न करने से है। अब काम करता क्यों नहीं है इंसुलिन? यह इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को बिगाड़ लिया। और उस बिगाड़ने के पीछे क्या क्या वो है, कि जब हम अपनी आवश्यकता से अधिक कैलोरीज लेते हैं भोजन में, जब हम अपनी जितना हमें करना चाहिए उससे कम शारीरिक परिश्रम करते हैं, जब हमारे शरीर में अधिक वजन इकट्ठा होता रहता है फैट के रूप में, या मानसिक तनाव।
तो आवश्यकता से अधिक भोजन, आवश्यकता से कम शारीरिक परिश्रम, शरीर में अतिरिक्त मात्रा में वसा चर्बी का जमा होना, और मानसिक तनाव, यह चार मुख्य बिंदु हैं इन्फेक्शन को हम और जोड़ दें रोग के रूप में। तो यह पांच तत्व वो हो जाते हैं जो हमारी इंसुलिन को काम नहीं करने देते। यदि हमें इन चारों चीजों को या पांचवें इन्फेक्शन को हम टेकअप कर लेते हैं तो हम इंसुलिन की आवश्यकता कम पड़ेगी, और हम इन पे ध्यान दें, और उसके बाद जब जरूरत हो दवा या इंसुलिन वो हम ले लें। दूसरा जो आपका भाग था कि इंसुलिन एक बार हटाई जा सकती है आराम करने के बाद। जी हाँ, दो अवस्थाएं हैं। जब तक शरीर में इंसुलिन बन रही है तब तक हम बाहर से जरूरत पड़ने पे ले लें, और आवश्यकता समाप्त होने पे उसको हटा दें। हाँ, जब डायबिटीज की, जो आपने कहा कि लास्ट स्टेज का ट्रीटमेंट, तो व्यक्ति की लास्ट स्टेज नहीं समझना चाहिए इसे। इसे समझना चाहिए डायबिटीज की एक बढ़ी हुई एडवांस्ड अवस्था, लास्ट स्टेज उसमें भी नहीं। डायबिटीज की एडवांस्ड अवस्था में जब शरीर की इंसुलिन चुक चुकी, अब वो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना रहा, तब हमें बाहर से इंसुलिन देना होगा। तो ऐसी स्थिति में फिर हम इंसुलिन आराम करेंगे तो नहीं हटा पाएंगे। लेकिन आरंभिक अवस्था में कई बार क्या होता है कि हमें प्रेगनेंसी हुई, तब हमने इंसुलिन शुरू करनी पड़ी, डिलीवरी के बाद हटा दी। इन्फेक्शन हुआ, तब इंसुलिन आराम किया, इन्फेक्शन ठीक होने पे हटा दिया। शुगर किसी कारण से बहुत बढ़ गई, तब हमने इंसुलिन आराम की, उसके बाद हटा दी। तो ये टेम्परली, वहां पे जब तक हमारे शरीर में इंसुलिन बन रही है तब तक हम बाहर से दी जाने वाली इंसुलिन को हटा सकते हैं। तो यह हमें भाव नहीं रखना चाहिए कि वंस ऑन इंसुलिन ऑलवेज ऑन इंसुलिन, नंबर एक। नंबर दो, इंसुलिन लेंगे तो आदत पड़ जाएगी, ये चरस की गोली नहीं है। इंसुलिन आदत नहीं डालेगी, आपके शरीर को आवश्यकता है तो आपको दी जाएगी, नहीं आवश्यकता है तो नहीं दी जाएगी। जी। जी, बहुत सुंदर। और किसी का क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब जो है। ये जो डायबिटीज के लिए जो लिमिट फिक्स होती है कि आफ्टर मील्स 140 क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो वेदर इट हैज सम रिलेशन विद द एज ऑल्सो? जी। जैसे एज ज्यादा है तो क्या वो लेवल ऊपर बढ़ता है? जी, बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। लेकिन हमको कहीं ना कहीं कट ऑफ मार्क्स तो जैसे बच्चे के होते हैं ना कि 33 नंबर पे फेल, 34 नंबर पे पास, कहीं ना कहीं हमें वो तो करने होंगे कि 34 नंबर पे पास है या 50 नंबर पे पास है। या कभी कभी हम किसी किसी जगह पे हम कहते हैं कि हम और कट ऑफ लिमिट बढ़ानी होगी, वो रखना पड़ेगा। लेकिन जो हमारी 10 वर्ष बढ़ने पर ये देखा गया है, जो फास्टिंग शुगर जो कि 100 तक नॉर्मल होती है, वह 1 मिलीग्राम परसेंट हर 10 सालों में बढ़ती जाती है। तो आयु के साथ फास्टिंग 1 मिलीग्राम परसेंट बढ़ती है प्रत्येक 10 वर्ष में, ये नॉर्मल है। तो अब हम देखें तो 100 साल होने पर भी हमारी 10 बढ़ेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि 70-80 वर्ष की आयु के बाद वो और तेजी से बढ़ती है। लेकिन वर्ष के आयु के साथ थोड़ी थोड़ी ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। जो पोस्ट प्रैंडियल भोजन के बाद वाला जो वैल्यू है वह अपेक्षाकृत अधिक बढ़ती है। तो इसीलिए आयु बढ़ने के साथ डायबिटीज की संभावना बढ़ती है। उसके कई कारण होते हैं। नंबर एक, हमारे इंसुलिन रिजर्व घटता जाता है। हमें पिताजी एक तिजोरी छोड़ के गए थे, उसमें कई लाख रुपए भरे थे। हमने कितनी जल्दी फूके वो, जितना हमने घी तेल चिकनाई ज्यादा खाई, जितना शारीरिक परिश्रम कम किया, उतना इंसुलिन कम काम की, जितने मोटे हुए उतना इंसुलिन कम काम की। तो हमने इतनी इंसुलिन में करने वाला काम इतनी इंसुलिन किया, तो पीछे से निकाल निकाल के इंसुलिन हम फूंकते रहे, तो इंसुलिन रिजर्व जल्दी समाप्त होगा, डायबिटीज जल्दी आ जाएगी। लो कैलोरी फूड, जो हमारा जितनी आवश्यकता है उतना, पर्याप्त शारीरिक परिश्रम, नॉर्मल वजन रखते हुए हमने इंसुलिन को किफायत से इस्तेमाल किया, तो हम लंबे समय तक अपने रिजर्व को चला लेते हैं। और जो शुगर में बढ़ोतरी होती है आयु के साथ वो कम होती है। लेकिन डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए जो कट ऑफ लिमिट है, कट ऑफ लिमिट हम चेंज नहीं करते आयु के हिसाब से। हम 100 के ऊपर फास्टिंग और 140 के ऊपर पीपी, इसी को अब नॉर्मल कहते हैं। डायबिटीज 126 के ऊपर फास्टिंग और 200 के ऊपर पीपी। तो 100 और 126 के बीच में फास्टिंग
140 और 200 के बीच में जो पीपी, यह जो बॉर्डर लाइन जोन है, यह भारत पाकिस्तान के बीच की ग्रे जोन वाला पार्ट है, जिसमें अगर व्यक्ति चला गया तो खींच के अपनी तरफ ला सकते हैं। जब 126 और 200 के ऊपर चला गया तो पाकिस्तान में चला गया, अब उसको इधर नहीं लाया जा सकता। यानी आप, मैं जो समझ पा रहा हूँ, आपका कहना ये कि अगर 100 टू 126 फास्टिंग और 140 से 200 के बीच में अगर पोस्ट मील रहती है तो इट इज नॉट इन द डेंजर जोन। नहीं, डेंजर जोन तो है ही, क्योंकि नॉर्मल तो नहीं रह गया, लेकिन अभी उतना डेंजरस नहीं है कि इरिवर्सिबल हो जाए। ओके। तो मैंने कहा वहां से वापस आना सरल है, और 126 200 के बाद जब हम चले जाते हैं तो वहां से वापस आना मुश्किल है। आ तो सब भी सकते हैं, मुश्किल बढ़ जाती जैसे मैंने पिछले 15 दिन से शुगर बिल्कुल बंद कर दी, है जी। तो मेरा फास्टिंग आ गया 100 और पोस्ट मील इज 157। बहुत बढ़िया। और दवाई तो मैं दोनों टाइम खाता ही हूँ वैसे। वन जी। 1 ग्राम की मेटफॉर्मिन लेता हूँ शाम को, और वेलिप्टिन या गेलिप्टिन ऐसी कोई दवाई विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ 500 mg ऑफ मेटफॉर्मिन और 10 mg कोई और मेडिसिन है उसमें शायद। अब देखिए, इसमें ऐसा है कि जो हमने नाम लिया कि हमने शुगर बिल्कुल बंद कर दी, हमने अभी तक जितनी भी बात हुई उसमें शुगर का कहीं नाम नहीं लिया। कैलोरी सर्वाधिक होती है फैट। तो यदि हमें सबसे ज्यादा इंसुलिन डायबिटीज में किसी खाद्य पदार्थ का ध्यान रखना है, वह है फैट। क्योंकि फैट शुगर से भी 2.25 गुनी अधिक कैलोरी देता है। ओ। अर्थात 1 चम्मच तेल, घी, रिफाइन, सफोला, मक्खन या चर्बी, कोई भी 1 चम्मच फैट वो 2.25 चम्मच चीनी के बराबर है। ओ। तो हमें चीनी छोड़नी है। चीनी तुरंत वाला नुकसान करती है, खाया शुगर बढ़ी और हजम हो गई, 15-20 मिनट में कम आ गई। लेकिन जो फैट है वो 2.25 गुना नुकसान करता है। वो धीरे धीरे बढ़ता है, वो धीरे धीरे कम होता है, हमारे पेट में, हमारे शरीर में जाके जमा हो जाता है, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जाके वहां पे जमा हो जाता है, और यही हमें हार्ट अटैक, पैरालिसिस और कॉम्प्लिकेशंस के समीप ले जाता है। तो यदि हमें सर्वाधिक किसी खाद्य पदार्थ को बंद करने का, कम करने का ध्यान रखना है, तो वह फैट होना चाहिए, या कॉम्बो, जो शुगर और फैट का कॉम्बिनेशन। हमारी जो मिठाइयाँ हैं, जिसमें दोनों चीजें मिली हुई हैं। एक छेने का रसगुल्ला है, उसमें केवल चीनी है, और एक गुलाब जामुन है जिसमें घी और चीनी दोनों है, तो वह और ज्यादा हानिकारक है। जैसे पहले थ्योरी ये थी कि घी नहीं खाना चाहिए, लेकिन आजकल एडवाइस कर रहे हैं डॉक्टर्स कि आपको घी खाना चाहिए। तो फैट तो है घी भी, ऑयल नहीं खाया हमने, शुद्ध घी भी खाया, तो फैट तो है ही। तो आप क्या एडवाइस करते हैं कि घी खाना चाहिए या घी नहीं खाना चाहिए? आपने कहा डॉक्टर कहते हैं, तो जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, वह अभी मानव शरीर को और आयुर्विज्ञान को समझ ही नहीं पाए। वास्तव में हमें, अगर हम कहें, हम शरीर को 5% से अधिक नहीं समझते। और जिसमें जो डॉक्टर कहलाने वाले एलोपैथ्स हैं, वो जो नॉर्मल है ना, आयुर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान को और भी कम समझते हैं। आयुर्वेद आयुर्विज्ञान को अच्छा समझता है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने कहा कि घी तुम खाते हो, तुम मूर्ख हो, तुम सबसे बड़ा गलत काम कर रहे हो, तुम रिफाइंड खाओ, तुम ओमेगा 3 ओमेगा 6 ये सब करते रहो, जो पिछले, जब से हमने मेडिकल में 40 वर्ष पूर्व आए थे, तो तब से जो मैं 30-35 साल तक हमने सुना कि ना ना ना, देशी घी, मक्खन जहर है, तुम रिफाइंड खाओ। तो वह एक अपरिपक्व दिमाग की सलाह थी, बिना समझे। वेस्टर्न जितनी भी साइंस है वो इसी प्रकार की है। वो आती है, आते ही वो ऐसा बोलती है, बस हमें मिल गया, यूरेका यूरेका, अब इससे अच्छा कुछ नहीं, ये सबसे अच्छी चीज हमने खोज के निकाली है। और 15 साल के बाद कहते हैं, अरे नहीं 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 नहीं, वो कम अच्छा है, अब मैं और अच्छी सलाह दे रहा हूं आपको। तो ये तो जो लॉन्ग टर्म समझ है, वह तो हमारे आयुर्विज्ञान की ही है, आयुर्वेद की ही है, जिसने हजारों साल में सतत रूप से प्रमाणित होते हुए हमारे समक्ष रखा है। लेकिन आयुर्विज्ञान, रोग विज्ञान नहीं। रोग विज्ञान के विषय में एलोपैथी निश्चित रूप से, और उनके कई चीजों के ट्रीटमेंट के विषय में वह बेहतर हो चुकी है पिछले 200 वर्षों में प्रमाणित हो के। तो जो घी की आपने चर्चा की,
वास्तव में जो हम कह चुके, जो बेवकूफियां कर चुके, अब हम आज क्या कहते हैं, भाई कुछ भी खाओ, हमें नहीं मालूम कौन सा घी कौन सा तेल सबसे अच्छा है, सबको मिश्रित रूप में लेते रहो, लेकिन कम से कम अपनी आवश्यकता अनुसार। अगर रिक्शा चला रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, तो अलाउंस ज्यादा है। यदि घर में बैठे हो, कुर्सी पे हमारी तरह बैठ के सारा दिन 10 घंटे काम करते रहते हो, तो आवश्यकता कम। तो अपनी आवश्यकता अनुसार अब आप घी तेल चिकनाई का इस्तेमाल करें, फिर उनमें आप कुछ तेल भी लें, कुछ घी भी लें, कुछ मक्खन भी लें, कुछ अंडे का पीला हिस्सा कोलेस्ट्रॉल के रूप में है वो भी लें। सबका सम्मिलित रूप होता रहे, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ लाभ है, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। जी। तो आपका कहना है कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए बेसिकली। वो बैलेंस तो हर चीज में रखना ही होगा। तो जितना हमारी पहले कहा जाता था कि अभी तो बच्चा है, अभी तो इसके खाने पीने के दिन है, अभी खिलाओ पिलाओ, लेकिन हमारे बच्चों ने आजकल हम लोगों की भी लिमिट क्रॉस कर दी है। वो 15 साल पे ही बहुत मोटे होने लग गए हैं, तो खाने पीने, उनके खाने पीने के दिन है, वह भी उनकी आवश्यकता अनुसार। अगर खेलने कूदने के भी तो दिन थे बच्चों के, खेलना कूदना बंद कर दिया, खाना पीना जारी रखा, तो गड़बड़ हो गया। सब मोटे होने लगे अब। तो जब वो खेले कूदे, तब वो खाए पिए। जैसे आप professionals हैं, हम लोगों की जो लाइफस्टाइल है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा कि कुर्सी टेबल पे ही गुजरता है। जी। तो इसमें जैसे कि मॉर्निंग में मैं मान लीजिए एक्सरसाइज करता हूँ डेली, आई वॉक फॉर 3 किलोमीटर एवरी डे। जी, बहुत तो अच्छा। तो इज इट सफिशिएंट? सफिशिएंट की परिभाषा भी बड़ी अलग अलग है, व्यक्ति और आयु परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है। जितना आप कर सकें उतना करते रहिए। 3-4 किलोमीटर तो होना ही चाहिए, जब तक हमारे शरीर के अंदर क्षमता है, ये तो हम बनाए रखें। जितना हम हाथ पैर चलाएं उतना हमारे लिए लाभदायक है। अब इसको अगर हम, दो चीजें होंगी ना, पहली बात शारीरिक परिश्रम, उसको बढ़ाएं। दूसरी चीज, क्षमता कम हो रही है, तो भोजन को हम सरल बनाते जाएं, मुझे उनको तो लिमिट करना ही पड़ेगा। रूप में बनाते जाएं। तो जितना हमारे, जो आजकल की हमारी खाने की गड़बड़ियां हैं क्या, उसकी कुकिंग, हम भोजन की कुकिंग में बहुत गड़बड़ियां करते हैं। तो उसमें हम जो घी तेल चिकनाई की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, उनको कम करें। तो जितना भी प्रकृति ने दिया है, प्रकृति ने कुछ भी हमको गड़बड़ नहीं दिया। फल, सब्जी, सलाद, दूध, दूध में भाई मलाई उतार दे, हैं, अंडा मलाई। है, उसका पीला भाग हटा दें। तो ये सारी चीजें प्रकृति ने बिल्कुल ठीक दी, अनाज दाल सब ठीक दिए। हमने उस अनाज को जितना प्रोसेस करते गए, पूरा गेहूं ठीक है भाई हम हजम नहीं कर पाएंगे, तो हमें थोड़ा सा उसको तोड़ लिया, दलिया बना लिया, अच्छा, और पीस लिया, आटा बना लिया, ठीक, और पीस के मैदा बना दिया, अब गड़बड़ होने लगा। अब दूसरी चीज, हमने उसी की रोटी बना ली, उस रोटी पे घी लगाया, थोड़ा गड़बड़ किया क्योंकि हमारी शारीरिक परिश्रम नहीं हो रहा, उसका पराठा पूरी कचौरी बना दी, महा गड़बड़ कर दिया। तो दाल बहुत अच्छी, जितना तड़का लगाया वो गड़बड़ किया। सब्जियां बहुत अच्छी, जितना हमने नमक मसाले घी तेल चिकनाई डाली, वो अपनी क्षमता अनुसार हम ध्यान रखें, वो गड़बड़ कर दिया। बस। तो प्रकृति के जितना समीप रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। जी। चलिए, आज हमारे बीच में नैब साहब भी आ चुके हैं, एन के नैब साहब, जो कानपुर से हैं, रिटायर्ड रजिस्ट्रार कमिश्नर इनकम टैक्स हैं। इनके पास कुछ सवाल हैं जो आज के संबंध में, तो पूछ सकते हैं नैब साहब। आपने मुझे व्हाट्सएप किया था कुछ क्वेश्चंस के लिए, आपका खोल लीजिएगा सब account। डॉक्टर साहब, हमारा जो क्वेश्चन था वो मेनली बीपी से रिलेटेड था। बीपी वैसे तो उसके 120/80 कहते हैं, कुछ व्हाट्सएपिया ज्ञान कहते हैं कि साहब ये कुछ बाद में कम कर दिया गया ताकि लोग दवाइयां खाएं, और मतलब वही ड्रग इंडस्ट्री कह लीजिए उसकी वजह से। तो क्या एक सुटेबल बीपी की लिमिट है जो ड्यूरेबल है? नंबर वन। नंबर टू, क्या सर्दियों में बीपी बढ़ जाता है या बढ़ता हुआ लगता है, या क्योंकि पर्टिकुलरली इवनिंग में जैसे एक आध बार हेडेक हुआ मेरे, मैंने डॉक्टर साहब से बात की, कहते मेरे सर्दियां पड़ रही हैं, तुम सुबह शाम दोनों टाइम दवाई कर दो। अभी मैं लेता हूँ मॉर्निंग में 10 mg की एक टेबलेट है, तो उससे
दिन भर मेरा गुजर जाता है, अर्ली मॉर्निंग उठते ही ले लेता हूँ, फिर उनका शाम से भी लेना शुरू कर दूं सर्दियों में। दैट आई वांटेड टू नो कि क्या वाकई में सर्दियों में बढ़ जाता बीपी, और इसकी लिमिट हो सकती है विच इज वेरिएबल। राजनीति की भांति हमारे समाज में भी पप्पुओं की कमी नहीं है। जो जितना कम जानते हैं वो उतना ज्यादा बोलते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं और दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, और आक्षेप लगा के पल्ला झाड़ लेते हैं, नहीं हमने तो ऐसा कहा ही नहीं। ये बात कि डॉक्टरों ने, ठीक है, मिली भगत है, इंडस्ट्री के साथ में दवाएं ज्यादा बिकें, इसके कारण से सबके क्राइटेरिया नीचे कर दिए गए। पांडे जी, आप जब हाई स्कूल में थे तो कितने मार्क्स आपके आए थे, याद है आपको? नैब साहब है, ये नैब साहब। व्यक्तिगत सवाल हो गया। हाँ हो नहीं, मेरे को सकता याद है, मेरे को याद है, मुझे जी, सब्जेक्ट भी याद है, मुझे अपना रोल नंबर भी याद है। इन टोटल कितने थे मार्क्स? मेरे 348 थे आउट ऑफ 500। ठीक है, तो हमारे 70% हुए। जी। अवश्य मिठाइयां बांटी गई होंगी। नहीं सर, मिठाई नहीं बांटी, डांट पड़ी थी। लेकिन आफ्टर दैट नेशनल स्कॉलरशिप 4 साल मिलती रही सर। जी, बहुत बढ़िया, बधाइयाँ। जी लेकिन सर। 70% नंबर उस वक्त बहुत अच्छे माने जाते थे, लोग कहते थे काश मेरे भी पांडे जी जितने नंबर आए होते। जी, मैं पांडे नहीं, मैं पांडे जी नैब साहब है, नैब साहब कानपुर से। और अगर आज आपके पोते के 70% नंबर आए तो आप क्या कहेंगे? आज हमारे 70% पे वो जी खूब डांट खाएगा, मार खाएगा, खाएगा। समाज में उसको बड़ी हीन भावना से देखा जाएगा, पढ़ता लिखता नहीं है। तो ये किसने किया? माँ बाप ने बच्चों को बहुत प्रताड़ित किया कि वो, अब उनकी 70-60% पे फर्स्ट डिवीजन होती थी, लोग खुशी मनाते थे, और अब उसको उठा के 90% कर दिया, 98% पे एडमिशन नहीं मिल रहा है। ये किस ने, कौन सी इंडस्ट्री ने गलत काम किया? शिक्षकों ने किया, समाज ने किया, या अभिभावकों ने किया? ये किसने किया? क्योंकि आज आप जानते हैं कि जो आप स्वयं भी कहेंगे कि हमारे समय में जो 60% वाला था तो आज का 100% वाला भी उसके बराबर नहीं। नहीं है, बिल्कुल ठीक। तो आपको यह कहने का अधिकार किसने दिया? ये कहां से आया? भाई साहब, जो आज की जो दशा है, जो 30-40 साल पहले थी, 60 वर्ष कहते थे रिटायरमेंट की आयु है, रिटायरमेंट की आयु तक अगर तुम ठीक ठाक चल गए, रिटायर हो गए, 2-3-4-5 साल और जो चल गए वो बोनस। आज अभी भाई साहब बता रहे हैं कि 80 वर्ष के हैं और हम 3-4 किलोमीटर चल रहे हैं। ये हमें लॉन्जेविटी कहां से मिली? आज, पहले 50-60-60-70 पे हार्ट अटैक होते थे, 60-70 पे पैरालिसिस होती थी। आज 30% पे हार्ट अटैक किस डॉक्टर ने और किस इंडस्ट्री ने कराया? 30 साल का लड़का, 25 साल का लड़का हार्ट अटैक लेके आता है, एडमिट होता है, स्टेंट लगा के आता है, या कुछ वैसे ही गुजर जाते हैं, वो कौन सी इंडस्ट्री ने कराया? ये मुझे जवाब चाहिए। क्योंकि यही। आज हम वो नहीं रह गए जो आज से 30 साल पहले थे। इसलिए हेल्थ के पैरामीटर उस वक्त अलग थे। आज सरकार कह रही है हमारे पास नहीं पैसा 60 साल के व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद 30 साल तक खिलाने के लिए, पेंशन देने के लिए। क्यों? पहले चलता था 5 साल, 10 साल, अब चलता है वो 80 साल, 85 साल। 20-25-30 साल तुमने नौकरी तो की नहीं, हम तो पेंशन खिला रहे हैं उससे ज्यादा। वही चीजें यहां आती है कि जो हमारे बच्चे, जो हमारे युवा, उनका हेल्थ स्टेटस आज ऐसा है कि जो पहले 60 साल में भी उससे अच्छा हुआ करता था, अब 25-30 पे हार्ट अटैक पड़ रहा है, 20-25 पे, 25-30 पे डायबिटीज हो रही है। तो ये सब कहां से आ रहा है? यह सब इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी जीवन के जो मानक तत्व हैं, जो मानदंड हैं, वो नहीं रह गए। तो हमें उसके अनुसार हेल्थ का पैरामीटर चेंज करना ही पड़ेगा। तो अब ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस सारी बदल गई। एक हम ओके। आपको मजेदार वाकया बताएं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका हेल्थ चार्ट रिलीज हुआ तो सर पकड़ लिया हम लोगों ने। रूजवेल्ट के हेल्थ चार्ट में बीपी उस वक्त वर्ल्ड वॉर के समय में उसका 200/130 चल रहा था।
और उसको राय क्या दी जा रही थी, अमेरिका के राष्ट्रपति को उनको राय ये दी जा रही थी कि एक नींद की गोली देके विश्राम करें। यह था 1945 का दौर। 200/130 में विश्राम करने की राय दी जा रही थी। आज हम 130/80 से ऊपर या 140/90 पे जाने पे हम आपको दवा खाने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त ये समझ नहीं थी कि ये बीपी किस तरह से कितना हार्मफुल हो सकता है। ये रूजवेल्ट की बात कर रहा हूं कोट करके, मेडिकल रिकॉर्ड्स के आधार पे। आज वो समझ एलोपैथी में जागृत हुई है जो एलोपैथी में पहले नहीं थी। इसके कारण से जब हम 1 लाख लोगों का डाटा इकट्ठा करते हैं तो 1 लाख लोगों के डाटा में आता है कि जब हम इस क्राइटेरिया को जो के ऊपर जा रहे हैं तो वो शरीर पे दुष्परिणाम उत्पन्न कर रहा है। जो डायबिटीज की कट ऑफ लिमिट अभी भाई साहब ने बहुत अच्छे से बताई थी कि 126 और 200 के ऊपर, तो 140 हुआ करती थी पहले, 140 को घटा के 126 लाया गया। क्यों? क्योंकि जब 1 लाख लोगों का डाटा चेक हुआ तो इस पे देखा गया आंखों की रेटिना पे जो प्रभाव होता है वो 140 पे तो बहुत ज्यादा हो चुका होता है। तो देखा गया किस लेवल पे आंखों पे प्रभाव नहीं पड़ता, तो देखा गया 126 के ऊपर जब जाती है वहां से कर्व चेंज होना शुरू होता है। तो आज से करीब 12-13 वर्ष पूर्व वो 200 140 का क्राइटेरिया फिर घटा के 126 किया गया, क्योंकि ब्लड वेसल्स में रेटिना को 1 लाख लोगों की रेटिना देखने का तरीका पहले उपलब्ध नहीं था। तो जब उसके कारण आए तो वो कम किया गया। तो ये तो हुआ जो समझाया नहीं जा सकता आसानी से वो वाला। लेकिन जो आसानी से समझाया जा सकता है वो कारण क्या है? 30 साल के लोगों को हार्ट अटैक पड़ते देख रहे हैं भाई साहब, कैसे ठीक करें? इस तरह से चल बसेंगे। इसलिए क्राइटेरिया जो समाज है हमारा उसके अनुसार हमारे सामाजिक मानदंड होते हैं। जैसे मनुस्मृति को आज लागू नहीं किया जा सकता, उसकी सारी चीजों को वैसे ही पुराने मानदंडों को भी हमें रिवाइज करना पड़ेगा, आज के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। उसके अनुसार हमें स्वास्थ्य की परिभाषाएं भी बदलनी, क्योंकि समाज अपने आप को बदलना को तैयार नहीं है। बच्चा कहता है जो मेहनत करनी है वो टीचर करे, मैं क्यों करूं? सरकार भी यही कहती है कि बच्चा फेल हुआ तो टीचर की जिम्मेदारी है, बच्चे की नहीं। यहाँ मरीज मर गया तो डॉक्टर की जिम्मेदारी है, मरीज की नहीं। वो दवा खाए ना खाए, वो व्यायाम करे ना करे, वो परहेज करे ना करे, लेकिन अगर वो मरेगा तो जिम्मेदारी डॉक्टर की तय कर दी जाएगी। क्या किया जाए? सवाल है। चलिए, और कोई किसी का प्रश्न हो? दूसरा दूसरा सवाल डॉक्टर साहब, सर्दियों में बीपी बढ़ने का था कि वाकई ये में? बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही बढ़िया बात कही। और इसके लिए मैं एक कहावत है जो अपनी हमारे यहाँ की लोकोक्तियां बहुत ही अच्छी हुआ करती हैं। क्या सर्दी निकल गई, बुजुर्ग का 1 साल बढ़ गया। ओके। ये जब मैंने सुनी अपने एमबीबीएस एमबीडीएस के बाद में सुनी, मैंने कहा क्या बात है। क्योंकि ठंड में बीपी बढ़ा और रूजवेल्ट की तरह का हमारी समझ, उसने कहा कि कुछ ना करो, बस बाबूजी तुम कमरे में आराम करो। और बीपी बढ़ा और ट्रक स्ट्रोक हुआ, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, हार्ट फेल और खत्म। तो इसीलिए सर्दियों में खूब एपिसोड्स होते थे और बहुत सारे वृद्ध पुरुष और महिलाएं उसको सर्दियों को पूरी निकाल नहीं पाते थे, विशेष रूप से ये उत्तरी भारत में। अब क्योंकि एक बड़ा सामान्य सा विज्ञान का एक विषय है, खून की नलियां ये हैं आराम से। जैसे ही सर्दी हुई हम सब यूं हो गए, खून की नली भी सिकुड़ गई। जैसी सिकुड़ी उसके अंदर प्रेशर बढ़ गया। तो ठंड आते ही अगर हम लोग अपने यहाँ की बात करें तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ये 4 महीने उत्तर भारत में बड़े भारी बैठते हैं, और दिसंबर जनवरी सबसे ज्यादा। जितनी ठंड होती है, जितना वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं, बीपी उतना बढ़ता है। तो इसलिए मैं अक्टूबर से अपने सारे मरीजों को ये कहना शुरू कर देता हूं, भाई 130/80 आपकी अपर लिमिट होती है, इसमें 4 जोड़ दो। 134/84 के ऊपर ब्लड प्रेशर हो तो आप ये गोली जोड़ लीजिए। जब उसके बाद भी अगर 4 5 6 7 8 दिन बाद अगर ज्यादा रहे तो ये गोली उसकी और डोज बढ़ा लीजिए। और यही बात जब मार्च के बाद जब मौसम गर्म होना शुरू हो
तो आप 130/80 से 4 घटा के 126/76 के नीचे हो तो आप ये गोली हटाइए, और उससे ज्यादा कम हो तो ये गोली इसको और हटा दीजिए। तो ये 4 महीने हमें अपने ब्लड प्रेशर को, जिसके पास भी यह संभव है और ये सुविधा है, वो रोज अपना बीपी देखे, सुबह उठ के फ्रेश होके उस वक्त आराम से देख लिया, और 130/80 के अंदर रखने का प्रयास किया। यह 4 महीने तो हमें बीपी रोज देखने का अभ्यास, यदि हम उससे ग्रसित हैं तो, डाल लेना चाहिए। और दवाओं को हमें कार्य वो करना है जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो इसीलिए हमें ट्रीटमेंट आधा अधूरा नहीं देना कि ट्रीटमेंट एक गोली खा लो। हमें एक खानी पड़े चाहे 8 खानी पड़े, हमें बीपी को एक सामान्य स्थिति में लाना है। 130/80। हाँ, अभी जो पहला प्रश्न किया गया था कि आयु बढ़ने के साथ क्या शुगर बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। आयु बढ़ने के साथ बीपी भी बढ़ता है। और 130/80 लाना कई बार बुजुर्गों के साथ संभव नहीं होता। तो वृद्धावस्था में हम कई बार, हमको 130/80 को कॉम्प्रोमाइज करके 140/80, या कुछ कुछ पेशेंट्स में जिनमें ऊपर वाला 200 पहुंच जाता है उनमें 150/80 का भी हमें टारगेट बनाना पड़ता है कि 130/80 लाने में तो वो चक्कर खा के गिरने लग जाएंगे। तो वह इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ थेरेपी जो है वो हमें पेशेंट्स के हिसाब से थोड़ा चेंज करना है, लेकिन जितना उनका नॉर्मल हम रख सकें उतना नॉर्मल हमें बीपी भी हमारे बीच में मुकुल गुप्ता जी भी आए हैं, इनका भी कोई एक प्रश्न है अपना। आप कई बार ये डिस्कस कर चुके थे मुझसे हम लोग आपस में। जी मुकुल जी। हाँ, धन्यवाद अरविंद जी। नमस्कार डॉक्टर साहब प्रणाम, और सभी बंधुओं को भी प्रणाम, नमस्कार। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है जो मेरा इंडिविजुअल भी है और बहुत से अन्य व्यक्तियों को भी हो सकता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी का नाम हमने सुना पिछले कुछ वर्षों में, क्योंकि पैरों में टिंगलिंग होती है रात को सोने के, जैसे लेटते हैं उसके करीब करीब आधे घंटे बाद शुरू होती है, और वो करीब 1 घंटा तक रहती है या 45 मिनट तक रहती है। और उसके बाद जब हम उसको थोड़ा सा सहला लेते हैं, खुजला लेते हैं, तो वो शांत हो जाती है, फिर नींद आती है। तो नींद आने में एक बाधा की तरह से वो हो रही है। इसके क्या है? कुछ लोग कहते हैं साहब ये लाइलाज है, बट आज की साइंस के हिसाब से मैं नहीं समझता। आप जैसे डॉक्टर्स हैं तो कुछ ना कुछ तो इसका तरीका निकाला होगा कि कैसे इसको ट्रीट किया जाए। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें कि ये क्यों होती है और इसका इलाज क्या हमारे सामने है। एक टेक्नोलॉजी है जो विशेष रूप से भारतीय टेक्नोलॉजी है, जिसको कहते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी। अच्छा। तो ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी ही अ, अधिकांश क्षेत्रों में काम करती है, क्योंकि डायबिटीज एक दीमक की तरह है। यह शरीर में लगी तो दीमक की तरह से कुछ 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 वो खोखला करती जाएगी। यहाँ किया तो स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, आंखों की रोशनी जाना, हार्ट अटैक, हार्ट फेल, लीवर, किडनी, सेक्स, पैर खराब होना। पैरों में दो चीजें आती हैं, एक पैरों में नसें सेंसेशन वाली, और एक पैरों में ब्लड वेसल्स जो वहां पे रक्त का संचार कराती। तो पैर दो तरह से मार खाता है, एक न्यूरोपैथी जो आपने कहा जिसमें नसें खराब होती हैं, और दूसरा ब्लड वेसल्स जो उसमें ब्लॉक होती है, तो पैरों में खून का दौरान वो रक्त संचार कम होता है। अब जब ब्लड वेसल्स में खून पहुंचना कम हो गया तो ब्लड वेसल्स भी धीरे धीरे, जैसे दीमक ने लकड़ी खोखली की, ब्लड वेसल्स के ऊपर, ब्लड वेसल सॉरी नर्व्स, नर्व्स हैं क्या? नर्व्स है बिजली का तार, जो कि बिजली का तार है, उसके ऊपर एक रबर की कोटिंग, प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ी हुई है। तो जब आप देखिए, अब तो नहीं होता है, लेकिन बचपन में आप याद करिए, कई बार बरसात में पूरी दीवार में करंट आने लग जाता था। कई बार ऐसा होता है दीवार छुओ तो करंट आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लीकेज है, और वो बरसात से गीली होकर पूरी दीवार में आ गई। हुआ क्या? क्योंकि जो नर्व के ऊपर जो प्लास्टिक की कोटिंग है, जो तार के, बिजली तार के ऊपर, वो कहीं से ब्रेक हो गया तो करंट आ गया गीला होके। हमारी डायबिटीज में भी जो
सेंसेशन वाली नसें हैं उनके ऊपर एक इंसुलेशन शीट चढ़ी होती है, वो इंसुलेशन शीट डैमेज हो जाती है। तो जैसे जैसे डायबिटीज उस इंसुलेशन शीट को खाती गई, वैसे वैसे हमारी जो नस है वो भी बिजली के तारे की तरह नंगी हो जाती है, ऊपर की इंसुलेशन खत्म हो गई, अब वो स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में अब करंट आएगा। उसके कारण से कहीं जलन, कहीं चुभन, कहीं चींटी लगना, कहीं पिन चुभना, कहीं लगता है कि बिल्कुल पैर ऐसा ऐंठ रहा है, कर रहा है कि बस काट दो इसको, तो रहा नहीं जा रहा। बड़ी असहनीय स्थिति होती है। और मुझे एक सज्जन वकील साहब भी थे, वो भूलते नहीं, और उन्होंने 20 साल पहले मुझे भर भर के गालियां दी होंगी, क्योंकि अच्छा उनका गाली देना गलत नहीं था, क्योंकि उनकी भी अवस्था कोई 80 वर्ष के आसपास की होगी। वो भर भर के गाली देते थे कि तुम बेवकूफ बना रहे हो मुझे, और मैं इतनी बार आ चुका, मेरे पैरों में रक्त भरे इलाज लाभ नहीं है, और सब डॉक्टरों को दिखा लिया, तुम कहते हो डायबिटीज के तो कुछ नहीं, सब बेवकूफ बनाते हो, और पूरे फुल वॉल्यूम में गाली देते हुए जाते हो। तो अब क्या है, वो हमारी लाचारी कि उसको इंसुलेशन शीट हम नहीं उसके ऊपर चढ़ा सकते। जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है वो स्किन में लीक हो रहा है, स्किन दर्द कर रही है, हमें उसके लिए कुछ एनेस्थेटिक इफेक्ट लाना होगा कि दर्द हो लेकिन हमें पीड़ा ना हो। और ये हमारे पास एक कम से कम एक दवा एक 15 वर्षों से करीब करीब आ गई, जिसने हमारे मरीजों को न्यूरोपैथिक पेन में बहुत लाभ दिया। तो जो हमारे 100 पेशेंट्स थे न्यूरोपैथिक पेन वाले जो तड़पते थे, अब उसमें तड़पने वाले हमारे 10 15 20 रह गए। 80 कम से कम ये है कि अब वो चैन से सो लेते हैं। लेकिन हमने किया क्या, हमने उनकी न्यूरोपैथी नहीं ठीक की, जुगाड़ टेक्नोलॉजी, हमने उनकी नस और स्किन को सुन्न कर दिया। अब वो उस दर्द का एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि हम दीमक खाई हुई लकड़ी को कोई बढ़ई वापस पहले जैसा नहीं बना सकते। इसलिए दीमक जब लगनी आरंभ हुई है लकड़ी में, उसी समय दीमक का तेल डाल के एक कोने में दीमक को रोक दो, लकड़ी में फैलने मत दो। तो जितनी डायबिटीज है उसको हम नियंत्रित करके एक अपनी सीमा में रोक दें, अनियंत्रित ना होने दें, जिससे कि वो न्यूरोपैथी और हार्ट, ब्रेन, आईज, किडनी, सेक्स, इन पर दुष्प्रभाव अपनी ना डाल सके। तो न्यूरोपैथी में दूसरी तरह की एक न्यूरोपैथी होती है जहां पे तार ही टूट गया। अब तार टूट गया तो क्या, उसमें सेंसेशन कम होने लगे। एक तो हुआ जिसमें मरीज तड़प रहा है, उसे दर्द हो रहा है, उसे चुभन हो रही है, उसे जलन हो रही है, रात में रजाई पूरे, इतनी ठंड हो रही है लेकिन पैर रजाई के बाहर निकाल के सो रहा है कि साहब बहुत दिक्कत हो रही है। ये हो गई ऊपर की इंसुलेशन शीट खराब होने का असर। और दूसरा हो गया कि अंदर का वायर फ्रैक्चर हो गया। अब गांवों में कहा जाता है, पहले कहते थे कि हम जब अपने कॉलेज डेज का याद आता है तो हम हंसते थे। तो हंसते क्या थे कि मरीज आया, उसने कहा सेंसेशन वापस नहीं ला सकते, अब हमें उस सेंसेशन लेस फूड को हमें बचा के रखना है बाहर से आने वाली आपदाओं से, चोट से, छिलने से, कटने से, चुभने से, इनसे उसकी रक्षा करें, जिससे कि उसमें आगे हम कम से कम ऊपर से अल्सर ना बना दें। जो अल्सर हुआ, पक गया, गैंग्रीन हो गई, फिर अंगूठा उंगली या पैर काटना, तो ये थोड़ी सी खराब अवस्थाएं हैं। और उस अवस्था में जाके हम कहें कि ठीक हो जाए तो ठीक होना संभव नहीं है। अब यहाँ जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ही काम करना है। जितनी में जुगाड़ टेक्नोलॉजी क्या है डॉक्टर साहब ये? वही जो मैंने आपको बताया कि जो अगर न्यूरोपैथिक डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उसके लिए कुछ एनेस्थेटिक टैबलेट्स हैं जो उसको नस को एनेस्थेटाइज कर देती हैं। और अगर नर्व ही ब्रेक हो गई अंदर से, वो डैमेज हो गई, सेंसेशन वाले बिजली के तार में वो अंदर के फाइबर ही टूट गए, तो वो कनेक्शन होगा कहाँ से? तो तो फिर उसका कोई इलाज। एनेस्थेटिक टैबलेट्स यदि होंगी तो वो दूसरे पार्ट्स में भी, माइंड पर, ब्रेन पर असर करेंगी, वहीं बस से यही वाली, इफेक्ट होगा। यही दवा का तो आ, जो जो जिसको हम दवा औषधि कहते हैं, उसका यही एक कमाल है कि हम कोई जी ऐसी चीज ढूंढें जो जहां पे
नुकसान हो रहा है वहां पे काम करे और वहां पूरे पे बॉडी का। जी। तो जो पुरानी बारबिचुरेट टैबलेट्स फिनोबार्बिटोन वगैरह चलती थी पहले, या मॉर्फिन चलती थी, हम्म, कैंसर के पेशेंट को मॉर्फिन हम अभी भी देते हैं दर्द निवारक उसके तौर पे, कि वो लास्ट स्टेज है, पेन से तड़प रहा है, तो मॉर्फिन का इंजेक्शन देके सुला दो, दर्द का एहसास तो ना हो। हम्म, तो वो चीज थी जो कि पूरे शरीर को सुला देती थी। ये जो अब न्यूरोपैथी के लिए जो हम हम्म। लोग दवा यूज करते हैं, अब करते करते परिष्कृत होते होते वो इस रूप में आ गई कम से कम, कि पूरे शरीर पे उसके प्रभाव कम से कम हो और नसों के जो दर्द हैं वो थोड़े कम हो जाए। ओके। इसलिए डॉक्टर, उसका दुष्प्रभाव कम है। मैं शर्मा जी पूछ लूं मैं? एक सेकेंड सर, नमस्कार जी हाँ, जी डॉक्टर। हाँ, जी बिल्कुल श्योर। डॉक्टर साहब, जैसे यूनिस्टार ले रहा हूं मैं, उसमें स्टेटिन है 10 mg की। तो कभी कभी ये लगता है रात में सोते में कि एकदम से मसल ब्लॉक हो जाती है हमारे पाँव के अंदर। तो उसका कोई ऑल्टरनेट है क्या? कि मसल लॉक को बचाने का क्या तरीका हो सकता है? यहाँ पे मैंने कंसल्ट किया था तो उन्होंने विटामिन ई, अब विटामिन ई की गोलियां तो मैं खाया, मगर वो भी बहुत दिन तक मेरे ख्याल से नहीं खाना चाहिए शायद। तो बीच परिवार में सबसे ज्यादा गाली उसी व्यक्ति को सुननी पड़ती है जो सबसे जिम्मेदार होता है और सबसे ज्यादा काम करता है। क्या है, ठीक है, में तो टीन का छप्पर है, सब कुछ ठीक है, सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात से बचाए, लेकिन आवाज बहुत करता है। तो स्टैटिन की खोज लगभग 25 वर्ष पहले हुई थी और 98 में आ गई थी ये भारत में। तो जब 98 में भारत में आई थी, तब से और आज तक हार्ट पेशेंट्स का परिदृश्य ही बदल गया। अब हार्ट पेशेंट हार्ट अटैक पड़ने से रोकना और हार्ट अटैक होने के बाद व्यक्ति को 10 12 15 20 25 30 साल चलाना, जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन बहुत गाली मिलती है इससे स्टैटिन को, इट्स ए कि वेरी मेडिसिन। हाँ। कि स्टैटिन देने से पैरों में लेग क्रैम्प्स होते हैं और वो हो जाते हैं। वास्तव में अब जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर हुआ उसके बाद कि स्टैटिन देते हुए कितने लोगों को पैर में दर्द हुए, उसके क्या कारण हो सकते हैं, तो उन रिव्यूज में देखा गया अधिकांश व्यक्तियों को विटामिन डी की कमी थी। आज 2024 में हम बात करें तो भारतवर्ष में पर्याप्त सूर्य की रोशनी होने पर, हमारे लिए इतनी अच्छी धूप की उपलब्धता होने पर भी हम और आप धूप में निकल के बैठते ही नहीं। अगर बैठते हैं तो पूरा शरीर कपड़ों से ढका रहता है। महिलाएं तो और ऊपर से वो कर देंगी, कहीं रंग काला ना हो जाए, सनस्क्रीन लगा लेंगी। तो उस धूप से जो हमें लाभ मिलने थे वो हमने कम कर दिए। तो विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा है हम भारतीयों में। तो जो पैरों के दर्द हैं वो विटामिन डी की कमी एक बड़ा रोल है। दूसरा, गर्मियों में जहां पसीना बहुत आता है जो विदेशियों को नहीं आता, हमारे देश में जो हमारी जलवायु उसमें बहुत पसीना आता है गर्मी के कारण, तो उस गर्मी से पानी और नमक की कमी होती है, उससे लेग क्रैम्प बहुत होते हैं। तो एक विटामिन डी की कमी, एक पानी और नमक की कमी गर्मियों में, ये बहुत बड़े कारण है इन पैरों के दर्द के, जो हम लोग स्टैटिन को जिसके लिए बहुत समय तक दोषी ठहराते रहे। स्टैटिन दर्द के लिए हम बाकी चीजें देखें, कुछ विटामिन डी, कुछ विटामिन बी 12, विशेष रूप से जो शाकाहारी लोग हैं जो कि भारतीयों में बहुत ज्यादा है, या अगर मांसाहारी है भी तो कैसा, हर कोई ऐसा तरह का मांसाहारी नहीं कि सुबह दोपहर शाम खाए, अरे सप्ताह में एक बार खा लेते, 15 दिन में एक बार खा लेते, तो उससे हमें उसके वो जो दूसरे लाभ है वो नहीं मिल पाते। शाकाहारियों में बी 12 की कमी बहुत ज्यादा है। यदि मैं अपनी बात करूं आपके सामने, अपना उदाहरण देके, मैं महीने में एक बी 12 का इंजेक्शन ना लगवाऊं, जिसके लिए कि मेरी बेटी जो डॉक्टर है वो कहती है पापा तुम तो एडिक्ट हो गए हो, कोई दारू का एडिक्ट होता तुम बी 12 के एडिक्ट हो गए हो, लेकिन मेरे पैरों की हालत जैसी अभी भाई साहब बता रहे थे, मुकुल भाई साहब, वैसे ही हो जाती है। तो शाकाहारी, बी 12 का दूसरा कोई बहुत बढ़िया सोर्स नहीं, तो बी 12 की कमी, विटामिन डी की कमी, विटामिन ई का फैशन बहुत ज्यादा था, लेकिन अब उस तरह का
देखने को आता नहीं, डॉक्यूमेंटेशन उस तरह का नहीं है कि विटामिन ई के कोई लाभ होते होते। लेकिन एक समय है, 25-30 वर्ष पूर्व विटामिन ई ने राज किया है, कि विटामिन ई जिसको देखो वही विटामिन इसको खिलाया जा रहा है। अब हम विटामिन ई का उतना प्रभाव नहीं देखते। तो B12 और डी, इनकी कमी बहुत ज्यादा, और इस आयु में हमें एक कैल्शियम साथ में उनका जरूर ध्यान रखना चाहिए, और वाटर इनटेक अच्छा। तो इनसे हम पैरों के दर्द की काफी समस्याएं इनसे दूर हो सकती हैं, जो जिसके लिए हम कई बार स्टैटिन को, क्योंकि एक नाम लग गया उसके ऊपर, एक ठप्पा लग गया कि इससे पैरों में दर्द होते हैं, जी। तो वो बदनामी तो आगे आगे चलती ना हमारे। तो विटामिन D3 तो मंथ में एक मैं लेता हूँ, एक वो जो। 15 15 दिन में कर दीजिए, 60,000 वाला। हाँ जी। 15 दिन में कर दीजिए। 3 महीने तक तो हर वीक में लिया हमने। अब उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि एक बार वंस इन ए मंथ खाली बूस्टर डोज ले लेंगे तो चलेगा। तो 15 दिन ठीक में है, कर दूं उसको। बस चलना चाहिए, काम चलना चाहिए बस, ठीक है। उससे तो काम चलिए, चल रहा है। बहुत ठीक। बढ़िया। जी। और थैंक। स्टैटिन लेनी है, स्टेटिन तो लेना ही है, उसको तो बंद नहीं स्टैटिन कर। लेना है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। नहीं है, अगर नहीं। पैरों के दर्द होते होते और एक हार्ट अटैक और एक पैरालिसिस बच जाए, तो भैया हाँ, पैरों का दर्द अच्छा है। ये 5 साल से मैं ले रहा हूँ, मेरे को हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम, मतलब जो चेक कराया था तो एक एक उसमें 50% ब्लॉकेट आया था, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें आप दवाइयां खाते जाइए तो, बस, और रेगुलर लाइफ मेंटेन करिए, कुछ नहीं होगा। जी। वो ठीक चल रहा है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा शर्मा जी ने बताया 78 तो कंप्लीट कर चुका हूं मैं। बहुत एंड बढ़िया। कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। भगवान आपको स्वस्थ रखे, हाँ। आपको संरक्षण मिलता रहे सबको। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसे अभी नैप साहब ने एक क्वेश्चन पूछा था बीपी का, तो जनरली जो लोग पेशेंट होते हैं डायबिटीज के, तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि भाई अपने बीपी को आप मेंटेन करिएगा। बोले मुझे बीपी आपका रेगुलेट करना या मेंटेन करना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है मतलब ये। और उसका फोकस, जैसे भी आपने कहा जाड़े का वक्त आ गया तो अपने बीपी पे ध्यान दीजिएगा। तो क्या बीपी में अगर हम टेस्ट ना कर पाए तो बॉडी के क्या सिम्टम्स होते हैं जो बता सकते हैं, जैसे आंखों में जलन होना, या क्या चीज सिम्टम्स होते हैं जिससे कि आदमी एग्जामिन कर सकता है कि मुझे बीपी बढ़ा हुआ है मतलब। 60 या के कोई दशक मेडिसिन उसमें एसओएस रखे उस टाइम अपने पास, कोई जगह उसको लगे। 60 के दशक में बहुत सारी फिल्में आती थी जिसमें हीरो खांसता खांसता रुमाल रखता था, फिर रुमाल दिखाते थे खून से सना हुआ है। तो अरे, हर आदमी सोचता टीबी हो गई, टीबी हो गई। आज हम मुंह से खून आने के बाद तब टीबी का इलाज करते हैं क्या? टीबी का सिम्टम है कि लंबी खांसी, लंबा बुखार, मुंह से उसमें खांसी में खून आना, बलगम में खून आना, ये टीबी है। उस पर इलाज नहीं करते। आज हम चाहते हैं कुछ होने से पहले हम टीबी को पकड़ लें। तो इसी तरह हम ब्लड प्रेशर का सिम्टम जब आएगा, तो सिम्टम एक आएगा हार्ट अटैक, हार्ट फेल का, एक ब्रेन हेमरेज पैरालिसिस का, एक किडनी फेल का, एक सेक्स ऑर्गन में परेशानी का है। तो वो सिम्टम्स की तो हमें प्रतीक्षा करनी ही नहीं है। वो इर्रेपरेबल डैमेज हो चुका होगा, दीमक घुन खा चुका होगा लकड़ी को, हम ठीक नहीं कर पाएंगे। तो सिम्टम के ऊपर हमें इलाज नहीं करना आज के, क्योंकि हम जिन लोगों के बीच में आज हम बात कर रहे हैं वो सक्षम समाज है। और सक्षम समाज बीपी को चेक करना वो अफोर्ड कर सकता है। तो आपको किसी को भी सिम्टम की प्रतीक्षा नहीं करनी, 130-80 को टारगेट लेके चलना है। कुछ विशिष्ट लोगों में आयु के साथ और प्रभाव होने पे हम उसको 135, 140, 145, कभी कभी 150 तक भी हम कहते हैं चलो। हम नहीं जा सकते। जैसे मैं बात करूं आपसे अपने पिताजी का ही, मैं 145 के नीचे नहीं ला पाता, क्योंकि 145 के नीचे लाने में हम उनको ज्यादा अनकंफर्टेबल बना देते हैं बनिस्बत की अ, वो थोड़ा बढ़ा रहे हैं। तो आगे का लाभ लेने के लिए हम आज उनको परेशान नहीं कर सकते। तो 145 हमने उनके लिए अपर लिमिट रख रखी है। भाई आप इस पे ही स्वस्थ रहें, ठीक रहें, सब चलेगा। तो इस तरह से हमें बीपी का लक्षण के ऊपर हम बिल्कुल बात नहीं है, शुगर के लक्षण की हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हमें 100, 140 या 10-10 बढ़ा लें, 110, 150 उसके अंदर शुगर रखनी। जी। डॉक्टर साहब, इसमें डॉक्टर साहब एक प्रश्न है मेरा।
काफी लोगों में देखा गया है कि जो नॉर्मल रेंज है ब्लड प्रेशर की, उससे 10 पॉइंट या 20 पॉइंट ज्यादा, और जो नीचे की लोअर रेंज है उससे भी 10 पॉइंट और 20 पॉइंट ज्यादा कम। उसका, और वो नॉर्मल महसूस करते हैं और नॉर्मल उसको माना जाता है। तो क्यों ऐसा है, मतलब? एक व्यक्ति है जो रोज एक बोतल दारू पीता है, और जब हम उसकी दारू की बोतल छुपा देते हैं, जिस दिन कहीं उसको बंद कर दिया, उसे दारू नहीं मिलेगी, उस रात को उसकी क्या हालत होती है। और जब बहुत देखा, उसे देखा नहीं गया, हाय तड़प रहा है बेचारा, दारू दे दी, वाह मस्त हो गया। तो क्या कहना चाहिए, दारू उसके लिए अच्छी है, लेकिन वो, दारू तो किसी भी तरह से अच्छी नहीं है। तो सेट पॉइंट हमारा बदल गया। उस व्यक्ति का सेट पॉइंट, वो एक बोतल दारू के बाद यहां रहना चाहिए, वो उस सेट पॉइंट पे हो चुका है। अब जैसे ही उसको हम अगर समय पे नहीं मिलेगी, तो वो रेस्टलेस हो जाएगा। वैसे ही हमारा शरीर भी एक लंबे समय तक एक शुगर, एक ब्लड प्रेशर, एक कोलेस्ट्रॉल, एक टेम्परेचर, इन सब चीजों में रहने के बाद एक सेट पॉइंट हमारा निर्धारित हो जाता है। उससे जी। ऊपर नीचे में हम अच्छा नहीं, असहज हो जाते हैं। तो हमारे कई पेशेंट्स ऐसे हैं। अब यहाँ पे हमें व्यक्ति के अनुसार कार्य करना होता है। कई जी। पेशेंट्स ऐसे, जैसे ही हम उनको बीपी की दवा देते हैं, जैसे अभी हमने कोट किया ना, हम अपने पिताजी को जब हम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, तो वो रेस्टलेस होने लग जाते हैं, और फिर उनको चक्कर आने लग जाते हैं, दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए जैसे जो हमने अभी आपको एक चीज का उदाहरण दिया था कि ऊपर का बीपी वृद्धावस्था के साथ बढ़ता जाता है, नीचे का घटता जाता है, जो बात आपने कही। तो इसीलिए कई बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं कि साहब नीचे का तो 60 चल रहा है, तुम दवा बढ़ा रहे हो। ऊपर का 180 है, लेकिन नीचे का 60 से ऊपर नहीं आता। जब ब्लड वेसल्स हमारी एज के साथ हार्ड हो जाती है, जैसे हमारे हाथ पैर कंधे जांग वो सब सख्त होते जाते हैं, वो कहीं इससे ऊपर अब कंधा नहीं उठता। अब साइकिल पे पहले कूद के हम गद्दी पे चढ़ जाते थे, अब तो थोड़ा सा पैर उठाओ और कूल्हा दुखने लग जाता है। तो जैसे शरीर अकड़ रहा है, उस तरह से ब्लड वेसल्स भी हमारी अकड़ने लगती हैं। और जब वो अकड़ने लगती हैं, तो ब्लड प्रेशर ऊपर का हाई, नीचे का लो होने लगता है। तो ऐसे में हमें हर व्यक्ति के लिए, इसीलिए किसी डॉक्टर को एक बार दिखा के और डिक्लेयर कर दो क्या बेकार है, इसकी दवा से तो मुझे परेशानी होगी, नहीं। अगर मैं आपके घर खाना खाने आया हूं, मैं बेकार, पता नहीं क्या खिला दिया मुझे, तो मार दिया मुझे, तो मुझे बताना होगा कि भाई मैं नमक तेज खाता हूं, और मैं मिर्ची बिल्कुल नहीं खाता हूं। आपने जितनी डाली, मेरे तो मुंह के अंदर छाला है, और उसमें मिर्ची लगे, मुझे मार दिया बिल्कुल। जब मैं बताऊंगा, तब आपके घर में मेरे हिसाब से खाना बनेगा। तो इसी तरह लिए, जब भी हम किसी चीज के लिए डॉक्टर को भी दिखाएं, तो डॉक्टर को नहीं मालूम, वो अपने हिसाब से खाना बनाएगा, अपने हिसाब से दवाएं लिखेगा। आपने कहा नहीं, तुम्हारी दवा से मुझे चक्कर आया, ओके अच्छा, नीचे का ज्यादा कम हो गया, क्योंकि आपकी लिमिट ये है, तब हम आपकी लिमिट के अनुसार दवाओं को मॉडिफाई करते हैं। तो जो बात आपने ऑब्जर्वेशन, वो बहुत अच्छा है कि ऊपर का हाई, नीचे का लो, ये एज के साथ में होता है। और वो हमें व्यक्ति से व्यक्ति के अनुसार हमें उन चीजों का ये डिसाइड करना होता है कि इनको हम कहाँ और किस रेंज में रखें। और डॉक्टर साहब, ये केस जो है ये बुजुर्ग का नहीं है, 63 ईयर्स एज, और उससे भी कम, मतलब 50 साल से ये चल रहा है, ठीक चल रहा है। मतलब अब यूनिक है केस। नहीं, ठीक है, हर हर शरीर अलग है, हर शरीर, हाँ, हर शरीर का अलग अलग हाँ, वो है। अपनी 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 उसकी। डॉक्टर साहब वर्टाइगो अगर होता है, जी, वर्टाइगो मान लीजिए कभी कभी जैसे वॉक कर रहे हैं तो एकदम से ऐसा लगता है कि चक्कर आने वाला है, पहले से महसूस हो जाता है, तो इसकी क्या वजह हो सकती कारण वही है, ब्लड वेसल्स हमारी हार्ड स्टिफ होने लग जाती है। एक मैं बच्चों को अक्सर बताने के लिए उदाहरण ये देता हूँ कि हाथों के ऊपर जो आप देखेंगे, यहाँ पे जो नसें उभर आती हैं, ये आपको एक जवान व्यक्ति के शरीर में उभरी नहीं दिखेंगी। और जैसे जैसे वो वृद्ध होता जाता है व्यक्ति, उसके हाथ पे ये वेन्स बड़ी प्रोमिनेंट दिखने लग जाएंगी। और मुझे याद आता है कि मैं अपने बाबा जी के साथ बैठता था, उनका हाथ अपने हाथ में लेके उनकी वेन को मैं ऐसे ऐसे बचपन में दबाता रहता था। मुझे बड़ा अच्छा लगता, मजा सा आता था, पता नहीं क्या एक वो लग गया था।
क्योंकि स्टिफ हो गई जब वो वेन, तो वो स्पॉन्ज की तरह से ऐसे ऐसे करती थी। और किसी बच्चे की आप पहले तो दिखेगी नहीं, दिखेगी तो बड़े आराम से छूते ही वो दब जाएगी। तो ये जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो स्टिफ होती जाती हैं। जैसे लॉन में रबर का पाइप हम लाते हैं, जब लाते हैं तो बिल्कुल वो मुलायम रबर का पाइप होता है, और 6 महीने के बाद बिल्कुल ऐसा हार्ड हो जाता है कि जरा से उसको इधर उधर चटक वैसे ही हमारे ब्लड वेसल्स होती है। तो जो गर्दन में पीछे की तरफ से जा रही हैं, और यहाँ गर्दन में ये वाला जो भाग है, कैरोटिक ये आर्टरी। बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। हमारे बॉडी का बैलेंस इसी से होता है, जो कि बंदरों में सबसे ज्यादा विकसित होता है। मोड्यूला जिसको कहते हैं हम, जी। मोड्यूला मोड्यूला कहते हैं ना इसको, इस पार्ट को बॉडी के। क्या कहते हैं? मेडुला, MEDULA, मेडुला। मेडुला। मेडुला वास्तव में उससे निकलने वाला जो नीचे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहा है वो वाला भाग होता है। ये सेरेबेलम है, जो अच्छा। सेरेबेलम पशुओं में ज्यादा विकसित होता है, बंदर में सबसे ज्यादा होता है, और हम लोगों में कम हो जाता है। तो जो वहां पे जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं, जब वो स्टिफ हो जाती हैं, और हमारी गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस वाली जो चीजें हैं, वो धीरे धीरे गर्दन भी स्टिफ होती जाती है, तो वो उसमें ब्लड सर्कुलेशन टेम्परली कम कर देती है। तो गर्दन घुमाया, चक्कर शुरू, गर्दन सीधी की, ठीक। हम लेट के बैठे, चक्कर शुरू, थोड़ी देर बैठे रहे, ठीक। तो वो जब हमारा पोस्चर चेंज होता है, तो उससे गर्दन की नसों जो हमारी प्रभावित होती हैं, तब ये प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली अब तो उम्र को, आयु को तो वापस ले नहीं जा सकते हैं, तो उसके साथ में हमें अपने आप को बदलना होगा। उठे, एकदम से खड़े हुए और चलने लग गए, या रात में हमें कई बार, 2-3 बार हमें यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, तो तेजी से लगी और उठे और चलने लगे और गिर गए। या अगर वहां नहीं गिरे तो जैसे ही यूरिन पास करना शुरू किया, वहां गिर गए। या कभी खांसी आ रही है तो खांसे, 2 बार खांसे और उसी में उल्टाई को बढ़ा और गिर गए। तो ये वो मोमेंट्स हैं जिनमें हमारा टेम्परली ब्रेन का सर्कुलेशन कम हो कम जाता। हो जाता है, और ब्रेन में ब्लैकआउट एकदम से हो जाता है। तो इसमें हमें सीखना होगा कि अपनी जो चेंज इन पोस्चर है, उसको हम थोड़ा सहजता से करें। उठ के बैठे, लेकिन पैर लटका के 10 सेकंड बैठ के तब खड़े हो। यूरिनेशन के समय, स्टूल जोड़ लगाने ने के समय, उस वक्त ब्रेन में जब सर्कुलेशन रुकता है, या खांसने के समय जो रुकता है मोमेंट के लिए, तो उस समय भी यही चीज है कि कुछ सहारा हो हमारे पास, वरना चक्कर आके हम उसमें ना गिर जाए। बस ये सावधानियां रखनी होगी, और पानी का इंटेक अच्छा हो। कई बार आयु बढ़ने के साथ साथ पानी का इंटेक बहुत कम हो जाता है, तो उसके कारण से और ज्यादा ये चक्कर की दिक्कत बढ़ती पानी कितना पीना चाहिए आदमी को? साथियों, डॉक्टर साहब ने ना 1 घंटे का समय हमको दिया था, आज 1 घंटा पूरा हो गया है। तो जाते जाते बस एक क्वेश्चन पूछ के फिर बाद में आदरणीय आर्यन पांडे साहब धन्यवाद देंगे। लास्ट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन रह है। गया जो जो इन्होंने बात कही है पानी की वाली बात को मैं पूरा कर दूं। ठीक। पानी कितना लेना चाहिए? देखिए, नॉर्मल की कोई परिभाषा नहीं कि रोटी कितनी खानी चाहिए, हर एक की अपनी अपनी भूख है। लेकिन अ, इस आजकल के मौसम में 2 लीटर, और गर्मी के मौसम में 3 या 4 लीटर तक, ये हमारा आजकल 2 लीटर जरूर हो जाना चाहिए। जी, ठीक। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, जाते जाते एक प्रश्न है जो आपने यूरिन पे किया, तो जनरली डायबिटीज वाले पेशेंट जब जाता है यूरिन, तो कुछ पेशेंट का मेरे पास व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया था, पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब से कि वो कुछ जैसे झाग उठते हैं, तो ऐसे झाग में उसे क्या यूरिन का कोई टेस्ट करना चाहिए, जो डायबिटीज की मेडिसिन चली है वो दिखाना चाहिए, क्या चीज बता, क्या सिम्टम्स शो कर रहा है उसके अंदर वो? एक बार यूरिन की जांच करा अवश्य लेनी चाहिए कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं, नंबर 1। और नंबर 2, यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रहा। ये 2 चीजें मुख्य हैं। ये दोनों चीजें अगर नहीं है, तो झाग वास्तव में फॉस्फेट्स होते हैं जिनके कारण से आ जाते हैं। तो उसके लिए कोई घबराने की, परेशान होने की बात नहीं। लेकिन एक बार कराने के बाद ही ये होगा कि कोई कारण ऐसा तो नहीं है जिसमें हमें किसी उपचार की आवश्यकता हो। आदरणीय आर्यन पाटिल साहब। नहीं डॉक्टर साहब, खाली एक चीज, सिर्फ 1 मिनट का। डॉक्टर साहब ने बीच में बोला था कि जो प्योर प्योर वेजिटेरियन होते हैं उनको B12 की कमी जैसे इनको खुद हो जाती है, तो एनीबडी हु इज प्योर वेजिटेरियन उसके B12 के रेगुलरली लेते रहने चाहिए, टैबलेट्स या कुछ और? देखिए, एक पुराने समय में एक प्रचलन था कि 40 या 50 वर्ष की आयु के बाद थोड़े से विटामिन खाते रहो। तो हम्म। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से हम, एक व्यक्ति की मानसिकता आरंभ में अपनी युवावस्था में कैसी होती है,
फिर उसके बाद आयु अनुभव बढ़ने के साथ साथ कैसी होती है। तो जब हमारे जो पुराने प्रोफेसर थे वो करते थे तो हम लोग थोड़ा हंसते थे, हंसी व्यंग्यात्मक होती थी। अरे पुराने ओल्ड स्टाइल है, ये विटामिन खिला रहे हैं हर एक को, और अम, वो वो बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है, नहीं नहीं इतना बीपी अच्छा है, इस तरह की चीजें, थोड़ा सा व्यंग्यात्मक मुस्कान होती थी। लेकिन वो आवश्यकता है वैसे, थोड़ा सा आयु के साथ में हम हर चीज से, जैसे वो तिल से तेल निकालने वाली बात है ना, तो हमारा शरीर भी वो जो हम खा पी रहे हैं उससे तेल नहीं निकाल पाता, उससे पूरे अपने अवयव ग्रहण नहीं कर पाता। तो थोड़ा सा लेते रहना अच्छा रहेगा। मैं साक्षात उदाहरण हूँ उसका। और 10 वर्षों से जब से मैं B12 का इंजेक्शन लगवाने लगा, तब से मैं बहुत नॉर्मल हूँ। वरना तो इतनी कम उम्र में ही, अभी मुकुल भाई साहब वही कह रहे थे और वही चीज मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि 40 की उम्र में ही मेरे पैर ऐसे होने लग गए थे कि पता नहीं कितनी लंबी किसी की डायबिटीज में जैसे किसने खराब कर दिया हो। है अपने अपने शरीर है, कुछ लक्षण कम कुछ लक्षण देरी से। नहीं तो B12 के लिए हम लोग जैसे अंकुरित वो लेते हैं, अंकुरित मेरे ख्याल B12 को नहीं करता, जैसे अंकुरित चीजें लेते हैं बहुत मतलब। अच्छा है, हम्म। बहुत अच्छा है वास्तव में। ये हम्म। हम अपने भोजन की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू वो बढ़ा लेते हैं। जैसे जी। दूध से दही हम्म। मट्ठा जब हम करते हैं तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू शरीर के लिए वो बेहतर हो जाती है। वैसे ही हम जो चना और दाल है, इनको जब हम मूंग अंकुरित के। कर लेते हैं हम्म। तो उनके अंदर हमारी इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू और इसमें ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो और बेहतर हो जाते हैं। तो इनका प्रयोग हमेशा अच्छा है। आदरणीय आनंद पाटिल साहब, डॉक्टर साहब ने आज 1 घंटे का समय दिया, इसलिए हम लोग बाई बात नहीं करेंगे। धन्यवाद हमें आगे आदरणीय बुलाना है शर्मा डॉक्टर जी। साहब को ना। आज वास्तव में एक वक्तव्य के स्थान पर जो प्रश्नोत्तरी की शैली में जो वक्तव्य आज हुआ, पूरा समय बहुत ही उपयोगी रहा। आदरणीय श्री पुरोहित जी, नैब साहब, मुकुल गुप्ता जी, अरविंद शर्मा जी ने जो विभिन्न प्रश्न पूछे और डॉक्टर साहब ने उस तरह जो विस्तार से बताया, वो सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। मुझे भी काफी इससे सहायता मिली। मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन मैं जानकारी इस तरह लेता रहा कि प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता रहती है। तो सामान्य रूप से जो डॉक्टर साहब ने बताया कि शारीरिक श्रम परिश्रम हो, कैलोरी अधिक न लें, चर्बी अधिक जमा न हो, मानसिक तनाव न हो, तो इससे एक सामान्य उपाय है। और बीमारी होने पर जो भी दवा है वो डॉक्टर चिकित्सक के पास अवश्य जाना चाहिए। और जो चिकित्सा बताए अपनी अनुसार, व्यक्ति के अनुसार, जैसा कहा प्रत्येक व्यक्ति की मशीनरी अलग अलग है और आयु के साथ प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग तरह से परिवर्तन होता है, उसी के अनुसार चिकित्सा होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब ने जो भी बातें बताई सबके लिए बहुत उपयोगी लगी, उपयोगी हैं। डॉक्टर साहब का समय बहुत व्यस्त और मूल्यवान है, ये हम सब जानते हैं। अरविंद शर्मा जी भी इस बात को बताते रहते हैं, तो हम बहुत उनके आभारी हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का उपयोगी उन्होंने प्रश्न के उत्तर हमको दिए। और आगे भी हम उनसे यह उम्मीद करते हैं कि जब भी आवश्यकता समय होगी तब हमें उपयोगी बातें बताएंगे। तो बहुत बहुत आभार आपका, और प्रश्न करने वालों का भी बहुत बहुत आभार। आज की यह वार्ता बहुत ही उपयोगी रही, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओ बहुत बहुत आप धन्यवाद सबके आदरणीय। के लिए मैं आभारी हूँ कि आपने निमंत्रित किया भाई सबका विशेष रूप से, और आप सबके इन साधु वचनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पाटिल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर पंकज अग्रवाल साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और एक ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा है, बड़ा नैरो है। और आज का विचार जो आदरणीय पांडे साहब ने आयु व शब्द किया था और डॉक्टर साहब ने किया था विशेष, उसी के ऊपर है। विचार करें, विचार करें, आयु प्रतिक्षण घट रही है। विचार करें कि आयु प्रतिक्षण घट रही है, इसलिए शेष ही विशेष है। क्या इसलिए शेष ही विशेष है, अन्यथा परिणाम अवशेष है। क्या बात है। बी B12 लेते रहे। यतीन में उनको अच्छा करते हैं। ओ, ओम। ओ,
शांति शांति। सभी सबको प्रणाम, प्रणाम। सभी प्रणाम। होगा। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे